फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपनी पढ़ाई के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं रोशन सेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमने लास्ट वीडियो में जितने भी धार्मिक आंदोलन में संप्रदाय या ब्राह्मण धर्म, शैव संप्रदाय, भागवत धर्म, ये सब थे, सबको हमने देख लिया है। एक छोटा सा टॉपिक था जो बचा था, विदेशी आक्रमण। उसके बाद मौर्य काल, जो काफ़ी बड़ा टॉपिक है, मौर्य काल। इसी में एक छोटा टॉपिक विदेशी आक्रमण। तो विदेशी आक्रमण को आज हम देखते हैं। सबसे पहले तो विदेशी आक्रमण जो प्राचीन भारतीय इतिहास में सबसे पहला जो दर्ज होता है वो है ईरानी आक्रमण, यानी हखामनी वंश का। ईरानी आक्रमण, हखामनी वंश, ठीक है। ईरानी आक्रमण, हखामनी वंश। ये हखामनी राजाओं के द्वारा विदेशी आक्रमण सबसे पहली बार भारत पर जो किया गया, राजा साइरस, ठीक है, जिसने असफल प्रयास किया था। सर्वप्रथम 558 से लेकर 530 ईस्वी पूर्व उसकी जो समय थी, साइरस की 558 से 530 ईस्वी पूर्व तक। तो इसने सबसे पहला असफल आक्रमण किया था, यह असफल रहा। उसके बाद दारा प्रथम जो था, उसने सबसे पहला सफल आक्रमण किया। और यह जो है, इसके 3 शिलालेख मिलते हैं, बहिस्तून, पर्सिपोलिस, नस्केरुत्सम। और इससे पता चलता है कि इसने भारत पर जो है आक्रमण किया था। तो दारा प्रथम या द्रावाहु भी कहा जाता है इसको, दारा प्रथम या द्रावहयु, इस तरीके से इसके नाम मिलते हैं, ठीक है। तो इसने आक्रमण किया था। हेरोडेटस जो एक इतिहासकार हैं, उनके अनुसार दारा प्रथम ने जो है 20 प्रांतों में से अंतिम प्रांत भारत को बनाया था, ठीक है। यानी उसने जो भी क्षेत्र को जीता था उसमें से 20 प्रांत जिसने बनाया था, उसका 20वां प्रांत जो था वो था भारत। जनरली इन सबसे सवाल नहीं पूछे जाते, लेकिन ये सवाल जो है पूछा जाता है प्रमुख रूप से कि भारत पर सबसे पहला विदेशी आक्रमण तो दारा प्रथम जो सफलता प्राप्त किया, लेकिन असफलता प्राप्त करने वाला पहला साइरस, यानी पहला आक्रमण साइरस ने किया था, लेकिन इसने असफलता प्राप्त की। और दारा प्रथम यह सफल हुआ, ठीक है। सिकंदर के द्वारा 321 ईस्वी पूर्व में, सिकंदर 321 ईस्वी पूर्व, इसने दारा थर्ड, ठीक है, इसने दारा थर्ड को जो है अरवेला के युद्ध में हराया था। अरवेला युद्ध में हराया था। और यही अरवेला युद्ध जो है सबसे निर्णायक भूमिका निभाता है ईरानी या हखामनी वंश को यहाँ से हटा करके बाहर फेंकने में। किसके द्वारा? सिकंदर के द्वारा। समय हखामनी शासक का, हखामनी वंश का कौन शासक था? तो दारा थर्ड, या फिर ईरानी आक्रमणकारी जो भी थे उसमें सबसे अंतिम शासक जिसको सिकंदर ने हराया, तो दारा थर्ड। तो सवाल जो है यहाँ से बनते हैं, या फिर बन भी सकते हैं आगे भी, दारा थर्ड को किसके द्वारा हरा करके भारत को जो है फिर से आक्रमण किया गया, किसके द्वारा जीता गया? तो सिकंदर के द्वारा। सिकंदर जो था यूनानी था, ठीक है। तो इसने दारा थर्ड को हरा दिया, यानी दारा थर्ड को जीता। अब सिकंदर, तो ये जो था ये यूनानी था, यानी कि यूनानी आक्रमण, पहला ईरानी, दूसरा यूनानी, ईरानी यूनानी। सिकंदर के संरचना में, ठीक है, आक्रमण हुआ। दारा थर्ड को हरा करके सिकंदर ने आगे बढ़ा। और सिकंदर के जो गुरु थे उनका नाम था अरस्तु। जनरली ये पूछा जाता है कि सिकंदर के गुरु का नाम क्या था, तो अरस्तु, ठीक है। सिकंदर के गुरु थे अरस्तु। सिकंदर सबसे पहले जो है तक्षशिला पहुंचता है, और वहाँ के शासक जो आम्भी थे तक्षशिला के, उन्होंने इसकी सेना को देखते ही आत्मसमर्पण कर दिया।
तो सिकंदर की हम विजय यात्रा देखें भारत में, ये विश्व विजेता बनने के लिए निकला था। तो तक्षशिला और यहाँ का शासक आम्भी, इसने आत्मसमर्पण कर दिया। ले जाओ भैया, हम हार गए तुम्हारे सामने, तुमको जो जी करे सो करो, तुम जीत जाओ, तुम ही सर्वश्रेष्ठ। इसने मान लिया उसकी सेना को देख करके ही। आम्भी, ठीक है। और आम्भी के बाद उसने झेलम के तट पर झेलम हाइडेस्पिच का युद्ध पोरस के साथ किया। झेलम तट पोरस, इसको हाइडेस्पिच का युद्ध कहा जाता है। कि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इसमें जो है सिकंदर जीता, कुछ इतिहासकार का कहना है कि नहीं पोरस जीता। इस पर अभी भी जो है चर्चा बनी रहती है कि कौन जीता। हालांकि कुछ एविडेंस आजकल जो नए मिल रहे हैं उसके अनुसार बताया जा रहा है कि नहीं, पोरस जो है यहाँ जीत चुका था। और पोरस के जीतने के बाद इसकी वीरता को देखते हुए फिर सिकंदर जो है घुटने टेक देता है और वह वापस लौटता है। या फिर दूसरी कहानी एक ये आती है कि पोरस जो है बड़ी वीरता के साथ लड़ा लेकिन युद्ध हार गया। तो सिकंदर ने इसकी वीरता को देख करके खुश हुआ और सिकंदर क्या हुआ कि इसको जो काफ़ी सारी चीज़ें गिफ्ट भी देता है और उसके बाद इसके क्षेत्र को छोड़ देता है। तो झेलम एवं चिनाब नदी के तट पर यह लड़ा गया था हाइडेस्पिच का युद्ध। उसके बाद जो है कुछ भारतीय शासक थे जिन्होंने सिकंदर की क्या मतलब सहायता अगर कहें तो शशि गुप्त, आम्भी, संजय, ये 3 जो भारतीय शासक थे जिसने इसकी सहायता की, ठीक है। लेकिन सिकंदर की सेना जब यहाँ पर हाइडेस्पिच के युद्ध करती है तो जब ये आगे बढ़ती है तो ब्यास नदी की ओर, तो ब्यास नदी से इसकी सेना जो है वापस लौटती है, बोलते हैं कि नहीं हम आगे की ओर नहीं जाएंगे। तो इसमें चर्चा आती है कि आखिर ये वापस क्यों लौटते हैं। तो कहा जाता है कि सिकंदर भारत पर जब आक्रमण किया था तो वो बारिश का मौसम था काफ़ी ज़्यादा, और दूसरी चीज़ कि बारिश का मौसम होने की वजह से भारत की नदियों में काफ़ी ज़्यादा पानी की मात्रा बढ़ जाती है। और उस समय तो नदी तट पर इतनी ज़्यादा नगर सभ्यता नहीं थी, मतलब नगर इतने ज़्यादा नहीं थे। तो इस वजह से यहाँ क्या था कि काफ़ी ज़्यादा पानी थे। तो बाढ़ को यानी पानी की जो विशालता थी उसको देख करके भी इसकी सेना डर गई। दूसरी चीज़ कि जो भी सेना थी या सिकंदर खुद अपने घर को छोड़ करके काफ़ी समय से बाहर निकला हुआ था। तो कहा जाता है कि इस सेना को जो है अपने फैमिली को याद करी थी, इस वजह से इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया कि नहीं हम आगे नहीं जाएंगे। इन्होंने घुटने टेक दिए वहीं पर। और ये चिनाब नदी से ब्यास नदी से वापस लौट गए अपने घर की ओर। ब्यास नदी से ये वापस लौट गए। वापस जाते समय इसने कुछ क्षेत्रों को जीता था, जनरली अग्रसेनी, मालव, क्षुद्रक, कट्ठ या मुसिक, कोनई, ये जो क्षेत्र था इसने जीता था। इन जाते समय इसने सिंध प्रांत को जो है 3 बराबर भागों में बांट दिया और 3 यूनानी गवर्नर को नियुक्त कर दिया, जिसमें 3 यूनानी गवर्नर है बेठन, निकेनर और फिलिप्स, और इन्हीं के अधीन उसने तीनों क्षेत्र को बांट दिया। उसी में आगे जाकर के जो है सेल्यूकस, निकेटर, मेगास्थनीज, इन सब का नाम आता है जो मौर्य काल में आ जाते हैं, ठीक है। तो इसने फिर जाते समय 2 नगर बसाए। एक था बुकाफेला जो इसका घोड़ा का नाम था। बुकाफेला इसने घोड़े की याद में बसाया था। ठीक है, पहला नगर। दूसरा नगर कौन सा था? तो दूसरा नगर था निकाया। निकाया इसने 2 नगर इसने 2 नगर की जो है स्थापना कर दी। भारत में तकरीबन 19 माह तक रहा और फिर यह बेबीलोन की तरफ बढ़ता है, जहाँ पर बेबीलोन में इसकी 323 ईस्वी पूर्व में मृत्यु हो जाती है। ईस्वी पूर्व में इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और इसके आक्रमण का एक सबसे बड़ा फ़ायदा जो हुआ भारत को, सबसे पहला विदेशियों के लिए यह क्षेत्र खुल गया, व्यापार वाणिज्य काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। दूसरी चीज़, व्यापार वाणिज्य बढ़ा तो संबंध भी बन गया। अगर हम आगे पढ़ते हैं मौर्य काल में, तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो शादी हुई थी विदेशी से हुई थी, हेलेना जिसका नाम था, जो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी।
तो व्यापारिक संबंध के साथ साथ वैवाहिक संबंध, राजनैतिक संबंध, राजनयिक को भी आदान प्रदान किया जाने लगा। तो ये सारी चीज़ें हुई, ठीक है। और व्यापारिक मार्ग तो बहुत ही बेहतर तरीके से खुल गया, ओपन हो गया। तो ये था विदेशी आक्रमण, ठीक है। उसके अलावे सिकंदर के ही आक्रमण का परिणाम है कि धनानंद ये सब जो थे ये सब फिर ख़त्म होते हैं और आगे जाकर के मौर्य साम्राज्य आता है। और मौर्य साम्राज्य के आने के बाद जो है भारत का एकीकरण एक तरीके से होता है, केंद्रीकरण या केंद्रीय प्रशासन की व्यवस्था भारत में लागू होती है सबसे पहली बार। धनानंद ये मत समझे कि यूनानी आक्रमण में मारा गया, ऐसा कुछ नहीं था। धनानंद जो था उसे मारने में चाणक्य ने साथ दिया था चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है। बशर्ते यूनानी आक्रमण के समय ही धनानंद भी मौजूद था और यह भी एक कारण बना कि धनानंद की मृत्यु चाणक्य के द्वारा हुई। कहा जाता है, एक कहानी है काफ़ी प्रसिद्ध है। चाणक्य जो है विदेशी आक्रमण को देख करके धनानंद के दरबार में पहुंचते और उसे कहते हैं कि विदेशी आक्रमणकारियों से भारत को बचाओ। लेकिन धनानंद जो था वो मतलब एक तरीके से कहे बेशरम, भोग विलास में ज़्यादा डूबा हुआ रहता था। उसने इनकी जो है बेइज्जती की और इनको घर से बाहर निकाल दिया, मतलब अपने राजमहल से। तो इन्होंने कसम खाई कि मैं तुम्हें सिंहासन से उतार दूंगा और मुझ में इतनी क्षमता है कि मैं किसी दूसरे को सिंहासन पर बिठा सकूं। और फिर वही इनको चंद्रगुप्त मौर्य मिलता है और राजकिलम खेल करते हुए। तो ये सब एक कहानी प्रचलित है, ठीक है। तो मौर्य काल